नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर सीरीज। इस वाली सीरीज में हम लोग अभी तक 3 वीडियोस देख चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने चाइना की प्रथम पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी यानी कि कुओमिंतांग के बारे में पढ़ा। दूसरी बार हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना में जो सीपीसी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आती है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किस तरीके से इनिशियली चाइना को रूल करती है। और तीसरी बार में हम लोगों ने पढ़ा था कि माओ जो चाइना के फर्स्ट लीडर माने जाते हैं, उन्होंने चाइना की नींव किन आधारों पर रखी थी, क्या उनका रूल करने का तरीका था, क्योंकि वहीं से ही तो चाइना अपनी एक मेंटालिटी को डेवलप करेगा। हमें जैसा हमें पहला रूलर मिलता है, वहां से हम डिसाइड कर दें कि हमारे नेशन के अंदर किन किन तरह की दिक्कतें आगे भी रहने वाली हैं। तो हम ये 3 पर्सपेक्टिव देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के ऊपर, और यहाँ से शुरू हो जाता है भारत और चीन दोनों के बीच के रिश्ते नातेदारी। तो यहाँ पे रिश्ते नातेदारी हम लोगों की केवल 1950 से नहीं शुरू होती है। बहुत ज़्यादा मैं डीपली तो मैं नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि इररेलेवेंट है। अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो तो भी आपको उतनी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा कि आपसे अगर कोई पूछे हिस्टोरिकल टाइज के बारे में, तो आप नियरली अबाउट 125 to 175 वर्ड्स आप लोग आराम से लिख सकते हो उसके ऊपर। या ऑन द अदर हैंड, अगर कोई मॉडर्न डे पॉलिटिकल के बारे में पूछेगा तो भी मैं आगे बता दूंगा। तो पहली चीज है, इंडिया और चाइना के बीच में रिलीजन का एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल टाइज है। कैसे? बुद्धिज्म जो है उसके जो फाउंडर हैं लॉर्ड बुद्धा। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो साक्या क्लैन के थे, ठीक है, जो कि इंडिया ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था, इंडियन ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था। आफ्टर दैट बुद्धिज्म की एक नई ब्रांच जाके खुलती है, जिसको कहा जाता है जैन बुद्धिज्म। और ये जो बुद्धिज्म है, ये आपके मेडिटेशन के लिए मार्शल आर्ट्स का भी यूज करता था। तो ये जो जैन बुद्धिज्म है, इसके जो आपके ओरिजिनेटर थे, उनका नाम था बोधिसत्वा। और ये जो बोधिसत्वा थे, ये आपके एक पल्लवा किंग थे। तो आप देख सकते हो, अगर आपको हिस्ट्री आपने अपनी 8th 9th में अगर आपने बेसिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि साक्या क्लैन भी एग्जिस्ट करता था, पल्लवास भी एग्जिस्ट करते थे। ये दोनों आपके हिस्टोरिकल टाइज हैं जो कि रिलीजियस लेवल पे बनते हैं हमारे चाइना के साथ में। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, चाइना का जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है वो है तिब्बत। और तिब्बत हमारा हिस्सा ज्यादा है बजाय चाइना के स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तिब्बत की जो स्क्रिप्ट है वो मैंड्रिन ना होके वो संस्कृत से डिराइव की जाती है। और जो रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का, जो रिलीजन को जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, वो भी इंडिया से ज़्यादा मैच खाता है। महायाना बुद्धिज्म वहाँ पे हायर वेहिकल की तरीके से वर्क करता है, जो कि आपका चाइनीज बुद्धिज्म के साथ में मैच नहीं खा पाता है। लेकिन हम लोग अभी अपने पॉइंट पे ही रहते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग ट्रेड के ऊपर। तो ट्रेड में हम लोगों को चोलास और हर्षास, इन दोनों पीरियड में चाइना के साथ में ट्रेड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चाइना के साथ में ट्रेड जो होता था वो क्या होता था, कोई गेस करना अगर चाहे, सिल्क होता था। और सिल्क को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का जो तरीका था, वो एक रूट था प्रॉपर, जो इस तरीके से था, एंड दिस इज नोन एज द सिल्क रूट ऑफ चाइना। आपने रिसेंटली इसको न्यूज में देखा होगा कि चाइना दोबारा से कोशिश कर रहा है इसी सेम सिल्क रूट को चलाने की। और इन वाले सिल्क रूट पे पड़ने वाली जो मेजर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, ऐसी लोकेशन जिससे कि चाइना को कभी युद्ध हो जाता है, कभी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, वैसी लोकेशंस पे क्या करता है कि वहां की कंट्रीज को ये ढेर सारा लोन दे देता है। और वो ढेर सारा लोन के बाद में ये इनसे कोई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मांगता है, जहां पर ये अपने मिलिट्री बेसिस को लगा देता है। इसको कहा जाता है डेप्थ ट्रैप ऑफ चाइना। इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा था एंशियंट ट्रेड रूट, जिसको कि चोला और हर्षा यूज करते थे, और वो यूज करते थे सिल्क के लिए। और इंडिया से चाइना में जाते थे स्पाइसेस के अलावा आपका कॉटन भी जाता था, टिम्बर भी जाता था, वुड से रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें जाती थी, आपका जो मेटल का वर्क होता था ये सब जाता था। इसके बाद में जो रॉक कट इमेजेस होती थी ये सब जाती थी। इवन चाइना के अंदर चोलास के टाइम पे जो कॉन्टेम्परेरी थे वो थे सोंग डायनेस्टी, और हर्षास के टाइम के जो कॉन्टेम्परेरी थे वो थे टैंग डायनेस्टी। देखिए कॉन्टेम्परेरी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और मेरे साथ साथ में मानिए कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो भी अगर एग्जिस्ट अगर कर रहा है, सो वी बोथ आर कॉन्टेम्परेरी। इन
इन द सेम मैनर अगर डायनेस्टीज की बात हो रही है तो चोलास के साथ में चाइना के अंदर उस टाइम पे थे सोंग डायनेस्टी और हर्षास के साथ में थे टैंग डायनेस्टी। तो जो सोंग और टैंग डायनेस्टी के जो कोर्ट रूम्स हैं, तो जो चाइना का आर्किटेक्चर है और जो इंडिया का आर्किटेक्चर है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब चाइना का आर्किटेक्चर बहुत ही सादा सादा सा है, लेकिन जो हमें ग्रैंडनेस देखने को मिलती है इंडिया के आर्किटेक्चर में, जो हमें देखने को मिलता है कि हर एक चीज को कितना विशाल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो किताबें हैं जिन्होंने कि लाल किला और ताजमहल को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया। अदरवाइज आप जाके आप देखो, अजंता एलोरा केव्स हो गई, महाबलीपुरम का जो टेंपल हो गया, पूरा पूरा टेंपल पत्थरों से काट के बनाया। और सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर आप जाके वहां पे नक्काशियां देखते हैं, आप वहां पे जाके देखते हैं, तो आपको सीरियसली लगेगा कि ताजमहल इज समथिंग जो इजीली जो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। बेसिक आर्किटेक्चर तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जो बाकी जगहों पे जो हुआ है, रॉक कट जगहों पे जो हुआ है, दैट वाज समथिंग एल्स। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर था, जो पिलर्स का जो तरीका था, वो हमको सोंग और टैंग डायनेस्टी में सेम वैसे मिलते हैं जैसे कि इंडिया के अंदर चलते थे। पिलर के ऊपर जो हम लोग मोटिव्स देते थे, मोटिव्स का मतलब जो डिजाइन वगैरह जो दी जाती है चारों तरफ, तो वो सेम तरीका था आपके जैसा चोला और हर्षास के टाइम पे था। यानी कि आर्किटेक्चर स्किल का भी आदान प्रदान होता था, इंडिया से स्किल जाता था चाइना में। इसके बाद में आ जाते हैं, ये तो हो गया भाई एंशियंट के ऊपर। तो अगर आपसे कोई एंशियंट अगर पूछेगा तो इतने को आप 50 वर्ड्स में कवर कर सकते हो। नाउ कम टू मेडिवल टाइम। मेडिवल टाइम कौन सा माना जाता है? आपका जो 16th सेंचुरी के बाद में होता है। तो 16th सेंचुरी तक तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग सीधे से आ जाते हैं 17th से 18th और 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो 18 से 19 सेंचुरी में सर क्या होता है कि जो सिख एम्पायर होता है, वो सिख एम्पायर अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश में लद्दाख में एंटर हो जाता है, और लद्दाख से एंटर होते हुए फिर वो तिब्बत के रीजन में एंटर हो जाता है। अब जब वो तिब्बत के रीजन में एंटर होता है तो सिख का सामना होता है चिंग डायनेस्टी से। देखिए, आपको केवल आपको 3 चिंग चाइनीज, देसी चाइनीज करके सुना होगा, तो समझ लीजिए कोई पंजाबी गा रहा है। चोला जो है, छोला खाने के बाद में आप लोग जो ना सॉन्ग गा रहे हैं, और हर्षा के साथ में आप लोग बैठे हुए टैंक पी रहे हैं। हर्षा किसी लड़के का नाम है। ये याद रखने का तरीका है, बकवास है बिल्कुल, लेकिन आप जैसे भी याद रखना चाहें आप याद रखें। सिख के टाइम पे क्या होता है, चिंग डायनेस्टी होता है। तो चिंग डायनेस्टी और सिख के बीच में एक बैटल होता है, और वो बैटल उसके बाद में एक एग्रीमेंट पे पहुंचता है। इस एग्रीमेंट के तहत ये लिखा जाता है कि अब जो हाफ ऑफ द तिब्बत है, जो लद्दाख से जो अटैच जो तिब्बत का एरिया है, वो एरिया आ चुका है सिख के अंदर में, इंडिया के अंदर में नहीं है। सिख अभी क्या है, जो इंडिया है वो अभी तक यूनाइटेड नहीं है, तो इंडिया के अंदर में नहीं है, सिख के अंडर में। सिख वापस लौट आते हैं, चिंग भी वापस चले जाते हैं। अब जब चिंग वापस जाते हैं तो चिंग क्या करते हैं, वहां पर जाकर ओपियम वॉर चल रहा है ब्रिटिशर्स के साथ में, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सिख भी इधर आते हैं, एंग्लो ब्रिटिशर वॉर के साथ में, एंग्लो ब्रिटिश वॉर के साथ में जाकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ एंग्लो ब्रिटिश वॉर जो है, यहां पे एंग्लो ब्रिटिश वॉर में अंग्रेजों की जीत होती है, और इस जीत के बाद में, जस्ट अ मिनट, चार्जिंग कुछ कम हो रही है। एंग्लो ब्रिटिश में अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेज फिर जाते हैं, यहां पर भी जीत जाते हैं चाइना के अंदर। तो ये यहां से सिख सोल्जर्स को लेके जाते हैं और चाइना में अपनी बिल्डिंग में डिप्लॉय कर देते हैं। यानी कि वहां पे जो इन्हें आर्मी की नेसेसिटी है, वो ये सिख सोल्जर्स के थ्रू कवर अप करते हैं। तो सिख को वहां पे येंडू असैन, येंडू असैन एक चाइनीज स्लैंग वर्ड है, जो कि एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक तौर पे इसको देखा जाए 3rd क्लास पीपल से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो येंडू है इसका अर्थ मैंड्रिन में 3 होता है, और असैन का मतलब पीपल से लगाया जाता है। तो चाइनीज लोग 1st क्लास खुद को मानते थे, 2nd क्लास ब्रिटिशर्स को मान लेते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग देम, वो उन पे रूल कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फोर्स अब ब्रिटिशर्स किससे कहेंगे इस्तेमाल करने को? सिख से। तो उनको जो मेन हैट्रेड है, जो उनको जो मेन चिढ़ है, वो किसके खिलाफ होगी? सिख के खिलाफ में। तो सिख आर द 3rd क्लास पीपल। दैट्स वाई उनके अंदर एक हेट्रेड का डेवलपमेंट हो जाता है कि लद्दाख के उस पार, यानी कि इंडिया के लोगों से चाइनीज लोग चिढ़ने लगते हैं। और उनकी चिढ़न को बाद में जब पूरा इंडिया जब फील करता है, एट द टाइम जब वो डिसेप्शन करते हैं, जब वो धोखा देते हैं,
थोड़ा सा तो हमारी साइड से गलतियां हुई थी। गलती क्या हुई थी कि हम लोगों ने बेवकूफ़ी अपनी दर्शाई थी। ठीक है, गलती ऐसे नहीं होगी, कोई भी जो समझदार प्राणी है वो तो हड़प लेगा उस वाले हिस्से की ज़मीन को। तो हमें भी फिर बाद में चाइनीज़ के साथ में हेट्रेड होती है, लेकिन जो हिस्टोरिकल रीज़न है वो इतना पूरा है। आप इस पूरी चीज़ को लिख सकते हो। मेडिवल के अंदर आप कोट कर सकते हो सिख डायनेस्टी और चिंग डायनेस्टी के बीच का वॉर। फिर आप जो ना चिंग डायनेस्टी को आप ओपियम वॉर में जाके रिलेट कर दोगे, सिख को आप ले आके एंग्लो ब्रिटिश वॉर में कर दोगे, और उसके बाद में ये यिंडू सैन जो स्लैंग टर्म है इसको आप लोग कोट करते हुए आगे आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। अब क्या होता है कि 1950 से 1960 आ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्रोनोलॉजी पहले समझनी पड़ेगी कि 1911 से केएमटी थी, केएमटी और सीपीसी के बीच में बहुत बड़ी सिविल वॉर चली, और 1949 में जाके सीपीसी काबिज हो जाती है पूरे चाइना के ऊपर। अब चाइना जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं कहलाता है, अब वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी कहलाता है। और सीपीसी की जो आर्मी है, याद रखिएगा चाइना के अंदर चाइनीज आर्मी नहीं होती है, वहां पे पार्टी की आर्मी है, तो सीपीसी की आर्मी को बोला जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये पीपल लिबरेशन आर्मी की भी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी जब मैं आपको सीपीसी पढ़ा रहा था कि ये पीपल लिबरेशन आर्मी जो थी उसको माओ के टाइम पे रेड आर्मी कहा जाता था। और इस रेड आर्मी ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम पे तिब्बत के लोगों को नियरली अबाउट 2 लाख लोगों को मारा था कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। फिर इसके बाद में इन्होंने जब तिब्बत के अंदर अपराइजिंग हुई थी 1948 में, तो वहां भी इन्होंने लगभग 2.5 लाख लोगों को और मारा था। तो ये सिचुएशन है पूरी जो आपकी है इसकी पीएलए की, सीपीसी की और केएमटी की। अब 1949 में कहां पे खड़ा है सीपीसी, और पूरे चाइना पे किसका आधिपत्य है, माओ का, दिस इज माओ। और इंडिया में अभी अभी आजादी मिली और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बनके हम सबके सामने आए हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स उस टाइम की जो समझनी है वो क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चाइना और रशिया के बीच में बहुत दोस्ती थी, क्योंकि रशिया जो था स्टालिन के अंतर्गत था और चाइना जो था वो माओ के साथ में था। तो माओ स्टालिन के बीच में बहुत बड़ी घनिष्ठता थी। लेकिन अब जब रशिया में निकिता क्रुश्चोव आते हैं, आफ्टर 1950s की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर रशिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा खींचातानी हो जाती है, क्योंकि जो रशिया के जो निकिता क्रुश्चोव हैं उनका मानना है कि पूरी दुनिया के साथ में हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड चाइना क्या सोच रहा था कि वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर आप लोग वर्ल्ड मैप को देखें और उसमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाएं, उत्तर पूर्वी तरफ में जाएं, तो चाइना और चाइना के ऊपर में रशिया आपको मिल जाएगा। तो ये चाइना और रशिया मिला के पूरा का पूरा आपका ईस्टर्न कॉरिडोर पे कब्जा करना चाहते थे। और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी जो है वो भी इसी चीज का एक क्या कहा जाए आपको, एक सबूत है। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है कि इनके बीच में तो खटास आ गई। तभी नेहरू आए हैं। नेहरू ने आते इंडिया के अंदर कहा कि भाई इंडिया ना रशिया की तरफ है ना यूएसए की तरफ है, हम नॉन अलाइन रहेंगे, यानी कि हम कोई भी साइड नहीं चुनेंगे। लेकिन नेहरू पता नहीं कहां से ये एक सपना बना लेते हैं कि ये ईस्टर्न ब्लॉक डेवलप करेंगे। सेम ये सपना कुछ कुछ वैसा ही है जैसा माओ का है, लेकिन माओ का सपना कम्युनिस्ट है और नेहरू का सपना डेमोक्रेटिक है। तो उस सपने तक पहुंचने की जो कोशिशें होंगी, उन कोशिशों के बीच में बहुत बड़ा फर्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि माओ एक कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता हैं, ऑन द अदर हैंड जवाहरलाल नेहरू एक डेमोक्रेटिक विचारधारा के नेता है। तो ईस्टर्न कॉरिडोर में बनाने के लिए ये क्या सोचते हैं कि जो इंडिया का हिस्सा है और जो चाइना का हिस्सा है, ये दोनों आपस में मिलजुल के रहेंगे, हिंदू चीनी भाई भाई हमेशा रहेंगे, और ये भाई भाई रहेंगे तो बाकी की दुनिया के आगे हम दो नेशंस को झुकना नहीं होगा। अच्छा, ऐसा सोचने के पीछे नेहरू की एक और भी वजह है कि नेहरू का कहना है कि चाइना है ना, वो भी बिल्कुल गरीब, दुखी, पिछड़ा सा देश है और उसके भी अंदर बहुत सारे इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं।
पहला इशू तिब्बत, दूसरा हो जाता है आपका यिन यान का एरिया, तीसरा हो जाता है ताइवान के साथ में, चौथा हांगकांग उनका पार्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से आप इस समय आप रिवोल्यूशन वगैरह देख रहे हो पूरे हांगकांग के अंदर। और इंडिया के भी अंदर ना सिचुएशन कुछ कुछ वैसी है, दोनों एग्री बेस्ड इकोनॉमीज हैं। अब बीच में कौन कौन से देश पड़ रहे हैं, भूटान और नेपाल, तो इनका भी कोई इतना बड़ा कोई खुद में एग्जिस्टेंस है नहीं। इसी टाइम पे क्या होता है, 1948 में तिब्बत के अंदर एक अपराइजिंग होती है। अब इस अपराइजिंग के बारे में समझने के लिए वापस हम लोगों को चलना पड़ेगा 1911 में। 1911 में तिब्बत के ऊपर क्या किया जाता है, हमला कर दिया जाता है। और उस हमले के बाद, सॉरी 1911 नहीं है, 1951 है। 1951 में तिब्बत के ऊपर हमला किया जाता है। 1911 में यिंगयांग डिस्ट्रिक्ट में तिब्बत को फ्री किया गया था। जिस टाइम पे 1911 मैंने क्यों लिखा था, जिस टाइम पे केएमटी का फॉर्मेशन हुआ था, तिब्बत एक ऑटोनॉमस था। तो 1951 में पहली बार तिब्बत के ऊपर हमला करते हैं, कौन करते हैं, माओ। और माओ वहां के लीडर के साथ में 17 पॉइंट का जबरदस्ती एक एग्रीमेंट एक करा लेते हैं। ये जो 17 पॉइंट का जो एग्रीमेंट है, ये बड़ा खतरनाक सा एग्रीमेंट है भाई। इसके बाद में 1958 में तिब्बत के लोग कोशिश करते हैं अपने आप को एक बार दोबारा से आज़ाद कराने की। इस आज़ादी की लड़ाई को कहा जाता है तिब्बत अपराइजिंग। और तिब्बत अपराइजिंग को बुरी तरह से कुचलते हैं माओ अपनी सेना का इस्तेमाल करके। और ये जो तिब्बत जो एक ऑटोनॉमस एरिया था केएमटी के टाइम पे, उस पे माओ अब कब्जा करना चाहते हैं। और इस कब्जे के ऊपर मोहर लगा देते हैं नेहरू। नेहरू का ये कहना है कि तिब्बत, हम मानते हैं कि तिब्बत चाइना के साथ है, यानी कि तिब्बत पे हक किसका है, चाइना का। अब जरा एक बात समझिएगा, तिब्बत पहले तो सिख एम्पायर के अंदर आया था, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। पहली बात है, तिब्बत जो था वो सिख एम्पायर के अंदर आया था। दूसरी बात है कि ब्रिटिशर जब गए थे तो तिब्बत का कुछ एरिया उनकी कॉलोनी में भी था। तो ब्रिटिश कॉलोनी जब इंडिया का पार्ट बनी तो तिब्बत वहां से भी इंडिया से अटैच हुआ था। तीसरी बात यह है कि आप इस पूरे एरिया पे, जरा सा मैं इसको मार्क में कर रहा हूं, ये एरिया, केवल ये सोचो कि ये जो पूरा ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर ये शेडेड पोर्शन आज की डेट में होता तो क्या चाइना और इंडिया के बीच में इतना बड़ा कोई इशू होता। तो यहाँ पे जब नेहरू एक्सेप्ट करते हैं ये बात कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, ये एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्या भूल हो जाती है कि जैसे ही नेहरू इसको सद्भावना, यानी कि एक अच्छी सोच, मतलब अब उनकी अच्छी सोच, कभी कभी कहते नहीं है कि लबरा जाना किसी से। माओ से नेहरू का रिश्ता ऐसा हो चुका था कि नेहरू पूरी तरीके से माओ के साथ में लबरा चुके थे। लबरा क्या चुके थे कि चाहे कोई भी हो, वो अपनी सोचने समझने की शायद से वो शक्ति खो चुके थे, या उनके साथ में जो उनको समझाने वाले थे वो उन्हें समझाने में असमर्थ थे। हालांकि के मैनन ने काफ़ी कोशिश की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कोशिश की थी, अंबेडकर ने भी कोशिश की थी, जो इन्होंने पंचशील योजनाओं के टाइम पे पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा। ये जो नेहरू होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि तिब्बत जो है वो किसका पार्ट है, चाइना का। अब चाइना का पार्ट होने की वजह से इंडिया और चाइना क्या बन गए, पड़ोसी। जैसे ये पड़ोसी ये होते हैं तो सबसे पहले तो अंबेडकर साहब जो होते हैं, उनका यहीं पर कहना हो जाता है कि आप किसी एक ऐसे देश के साथ में पड़ोसी होना नहीं अफोर्ड कर सकते हो इस टाइम पे, जब आपके पास में आर्मी को देने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आपकी जो पॉलिसीज है, आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो पूरी तरीके से मुंह पे आके गिरने की पोजीशन पे है, तो आप ऐसे टाइम पे नहीं कर सकते हो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी क्यों चलाया जा रहा है, कुछ सालों तक हम लोगों को एज अ गवर्नमेंट इसको ऐसे ही रन कराना चाहिए, तो पहले 5 ईयर प्लान पे नहीं लेके आना चाहिए। दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर जाते जाते एक बात कहते हैं कि जिस देश की आज़ादी खून पे मिली हो, और हमारे देश की आज़ादी अहिंसा पे मिली है, संविधान की जो नींव जो रखी गई है, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है और वो एक कम्युनिस्ट नेशन है, हम दोनों कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। और आगे आने वाले समय में चाइना एक बहुत बड़ी दिक्कत बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल फिजियोग्राफी, यानी कि जो मैप के ऊपर जो बाउंड्रीज हैं, केवल वही बाउंड्रीज नहीं है बल्कि कल्चरल बाउंड्रीज भी हैं हमारे बीच में। तो अंबेडकर की बात आज की डेट में बहुत ज़्यादा साबित होती है, और इस बात को देख के हमें मानना पड़ेगा कि अंबेडकर शायद से समय से एक आगे के नेता थे।
अंबेडकर की बात को पूरी तरीके से नेहरू दरकिनार कर देते हैं और चाइना के साथ में अपनी दोस्ती बनाने में लगे रहते हैं। अब तिब्बत का रीजन अगर होता, तिब्बत के रीजन को पहली बात है आप इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे इस्तेमाल कर सकते थे? आप अक्साई चिन का जिस टाइम पे मुद्दा आया था, आप तिब्बत का रीजन आप इस्तेमाल कर सकते थे। आप अरुणाचल का जब मुद्दा आया था तब भी आप तिब्बत का रीजन इस्तेमाल कर सकते थे। आप ये समझिए कि तिब्बत को जब पाने में, हालांकि नेहरू का कहना था कि वो हर उसकी मदद करेंगे जो इंडिया की शरण में आएगा, लेकिन पहली बार जब दलाई लामा इंडिया की शरण में आते हैं तो नेहरू कह देते हैं कि हम चाइना के इंटरनल मामलों में हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। और उस टाइम पे चाइना के अंदर तिब्बत के अंदर 6000 मोनेस्ट्रीज को जलाया जाता है और 2.5 लाख तिब्बतियन पीपल्स को मार दिया जाता है केवल सड़क पे खड़ा करके गोलियों से। ये माओ थे और इनके साथ में नेहरू एक अच्छी भावना रखना चाह रहे थे। इसी टाइम पे नेहरू क्या कर सकते थे? कई बार चीज़ों का एक सोल्यूशन भी होता है। आप तुरंत इस मुद्दे को लेके यूनाइटेड नेशन चले जाते, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश कॉलोनीज से और उसी टाइम पे डेमोक्रेसी जब बना था तो यूएसए का बहुत सपोर्ट था इंडिया को। यूएसए, इसके बाद में आपका यूरोप जो हो गया उसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था और रशिया भी निकिता क्रुश्चेव के आने के बाद में इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा था बजाय चाइना के, क्योंकि वो उस कम्युनिस्ट माइंडसेट से अलग हटना चाहता था जो स्टालिन से जुड़ाव रखता था। स्टालिन माओ के साथ थे लेकिन निकिता क्रुश्चेव इंडिया की साइड में आके खड़े हो रहे थे। तो ये एक इशू है। इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ आपको। 1903 के आसपास में नागालैंड के अंदर आपका एक नंग्याल डायनेस्टी था। ये जो नंग्याल डायनेस्टी था इसने नागालैंड और अरुणाचल से होते हुए तिब्बत का काफ़ी एरिया कवर कर लिया था, जिसको आज चाइना साउथ तिब्बत अपना मानता है। तो उस एरिया को इसने कवर कर लिया था, यानी कि पीछे की भी साइड अगर आप इस मैप में देखोगे यहाँ से भी आपका राज था और इस तरफ से भी आपका राज था। आपको तिब्बत को छोड़ना उस समय नहीं चाहिए था। वॉर लड़ने की सिचुएशन में तो उस समय चाइना भी नहीं था। और ये 1958 की जो अपराइजिंग हुई थी इसको अगर आप लोग यूनाइटेड नेशन में लेके जाते एंड एट दैट टाइम पूरा का पूरा एक जो माहौल कहते हैं, एक जो हिसाब किताब जो कहते हैं पूरे देश का या पूरे वर्ल्ड का, वो अगेंस्ट चाइना था। सब चाह रहे थे, पहली गलती मैंने आपको क्या बताई? तिब्बत छोड़ना। अब मैं आता हूं दूसरी गलती के ऊपर, यूएन। तो मैंने आपको बताया कि चाइना के विरोध में पूरी दुनिया खड़ी हुई थी और पूरी दुनिया चाह रही थी, जिसमें कि यूएसए, रशिया, ये दोनों मेन थे जो चाह रहे थे कि चाइना से यूएन की मेंबरशिप छीन ली जाए। लेकिन इसी समय पे नेहरू अपनी दयालुता क्या कहे, नेहरू एक तरीके से चाइना के प्रचारक बन चुके थे पूरे दुनिया के सामने। ये कहीं भी चाइना जाता था ये पीछे पीछे ये उसका प्रचार करने के लिए पहुंच जाते थे। इवन जापान ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब सारे देशों को बुलाया कि एक पीस एग्रीमेंट पे साइन हो जाए, तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू ने आने से इसलिए मना किया क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया जा रहा था, जबकि चाइना तिब्बत पे कर रहे अत्याचारों की वजह से उसको नहीं बुलाया जा रहा था। तो ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है ना जहां पे नेहरू सपोर्ट कर देते थे कि तिब्बत के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो चाइना करता रहे, जस्ट बिकॉज उन्हें एक ईस्टर्न पावरफुल ब्लॉक स्थापित करना है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे जो अपने देश का ना हुआ वो आगे क्या होगा। शायद से ये नेशनलिज्म की भावना एक देश को देश बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका मजाक बनाया जा सकता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद में ये कहा जा सकता है देश क्या है। आजकल तो मैं यूएसए में भी जाके काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नेशनलिज्म की ही एक भावना है जो पूरे देश को एक धागे से, एक सोच से जोड़ने का मद्दा रखती है। तो नेहरू उस सोच को शायद से नहीं समझ पा रहे थे और माओ इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहे थे। नेहरू को यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक लेटर लिख के भेजते हैं। उस लेटर में वो ऑफर करते हैं कि हम आपको परमानेंट मेंबरशिप दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बकायदा आप अगर प्रूफ देखना चाहें तो ऑनलाइन इसके प्रूफ भी अवेलेबल है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो परमानेंट मेंबरशिप लेने से नेहरू मना कर देते हैं और कह देते हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। और नेहरू का स्टेटमेंट था उस टाइम पे, एशिया से अगर कोई भी कंट्री डिजर्व करती है तो वो केवल चाइना है। आप हालात समझिए कितने खराब हैं।
मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो कि आप आगे भी बढ़ सकते हो। शायद से उस टाइम की परमानेंट मेंबरशिप आप चाइना को पूरी तरीके से दबा ले जाते, तिब्बत का रीजन आज भी होता, और तिब्बत का रीजन होने की वजह से इस पूरे एरिया को बेटा बफर बोला जाता है, बफर एरिया। अगर ये बफर एरिया अपने पास में अवेलेबल होता तो कभी इंडो चाइना के बारे में हमें पढ़ना ही ना पड़ता, चाइना कभी बन ही ना पाता उस तरीके का जिस तरीके का हम लोगों को आज ये दिख रहा है। कभी चाइना अपना वो वाला स्ट्रक्चर ही नहीं गेन कर पाता जो कि वो इंडिया को धमकाने की कोशिश कर सके, साउथ चाइना पे इतना बड़ा अपना दबदबा क्रिएट कर सके। ये एक बहुत बड़ा ये एक रीज़न है। और आज भी ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो लोग आज भी लोग अपोज कर रहे हैं कि तिब्बत के ऊपर चाइना का रूल हो। खैर, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नेहरू, मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा ही दिल लगी कर चुके थे। 1954 में जाते हैं और पंचशील योजनाओं के ऊपर साइन कर लेते हैं। किसके साथ में? यहाँ पर माओ नहीं आते हैं, इंडिया से तो नेहरू जाते हैं, लेकिन वहाँ से आते हैं जाओ इन लाई। जाओ इन लाई वॉज द प्रीमियर इन चाइना एट दैट टाइम, प्रीमियर थे वो चाइना के। अब चाइना के अंदर प्रीमियर की क्या पोजीशन होती है? आप ऐसे समझिए कि भारत के अंदर सारी ताकत जो है वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के पास में मानी जाती है, जो कैबिनेट का जो हेड है। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में जो मेन लीडर है, जो कि वहाँ पे माओ थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर है, उसी पे सारी पावर है। लेकिन उसके नीचे का जो सेकंड पर्सन होता है उसको कहा जाता है प्रीमियर। ठीक है, अब ये जो है 1954 में साइन होता है 28 अप्रैल को, और जो 5 प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अब आप पहली गलती देखिए, यहां पे आप टेरिटरी की बात कर रहे हैं लेकिन आपने एक दूसरे कंट्री के मैप्स को देखा ही नहीं। और जिस दिन 1957 में जब मैप सर्वे ऑफ इंडिया का मैप जब डिमार्केट करके चाइना भेजता है तो तुरंत जाओ इन लाई इस टाइम पे बोल देते हैं कि हम इस मैप को नहीं मानते हैं, अक्साई चिन्ह हमारा रीजन है। तो यहां पे आप MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप साइन कर रहे हैं टेरिटोरी के ऊपर, लेकिन आपके सामने मैप्स नहीं है। अलग आइए, नॉन एग्रेशन, विद इन 2 साल ये नॉन एग्रेशन की पॉलिसी टूट जाती है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। अब आप ये देखिए, इंटरफेरेंस ये चाइना ने ये डलवाया कि आप तिब्बत के रीजन में आप कभी भी आप इंटरफेयर नहीं करोगे। हालांकि अगर देखा जाए, अगर केस रखा जाए और अगर तिब्बत का मुद्दा अगर फंसा दिया जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिस तरीके से ये POK का मुद्दा यहां पे ये वाला फंस चुका है, इसी तरीके से चाइना का भी मुद्दा इतनी आसानी से वेस्ट वर्ल्ड क्लियर नहीं करने वाला है। चाइना चाहे जितना भी एग्रेशन दिखा ले, और चाइना अगर हद से ज्यादा एग्रेशन दिखाएगा तो सारी कंट्रीज उसके अगेंस्ट में हो जाएंगी, और सारी जगहों पे अगर चाइना ट्रेड के ऊपर अगर मार लगी चाइना को, तो चाइना कहीं भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि चाइना के ऊपर पास में इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। उसका जो ज़्यादातर जो मेन हिस्सा है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया से वो अपने रिसोर्सेस मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से अपने रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपने यहाँ मंगवाता है, और चाइना के पास में इतना पैसे वाला कोई कंज्यूमर नहीं है जो उसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सके। तो इंडस्ट्रियल है चाइना, चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है पूरी दुनिया से अलग थलग रहना। दैट्स वाई जब डेंग आते हैं तो चाइना में अचानक से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि डेंग एक अलग तरह की पर्सनालिटी थे। दैट्स वाई माओइज्म को फॉलो करने वाले लोग अलग हैं, कम्युनिस्ट कहे जाते हैं, लेकिन डेंगिज्म को फॉलो करने वाले लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कहे जाते हैं। तो टेरिटोरी के ऊपर आप बात कर रहे हो, बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। एग्रेशन हो गया, नॉन इंटरफेरेंस है ही नहीं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होएगा ही कैसे जब इन सभी के ऊपर जब आपने ठीक से बात नहीं की है। पंचशील योजना पूरी तरह से एक फ्लॉप शो था नेहरू का। और 1962 की जब वॉर हुई थी तो चाइना के सैनिकों ने हंस के हिंदू चीनी भाई भाई कह के आप ये समझिए कि सीने में गोलियां मारी थी भारतीय सैनिकों के। ये आलम था। पूरी कमिटी, पूरी जो कैबिनेट थी वो तक अगेंस्ट थी इस तरीके के चाइना के साथ में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। बट एक आदमी का फितूर एक देश को कितने लंबे समय तक ढोना पड़ सकता है, ये हम और आप अभी रिसेंट सिनेरियो में देख रहे हैं। आगे के चैप्टर में अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार मैप का मुद्दा क्या, और धीमे धीमे करके अब देखिए, अब हम लोग सारी भूमिका समझ चुके हैं। अगर मैं आपसे बेसिकली कहूं कि प्रॉब्लम क्या है तो आप मुझे आसानी से समझा सकते हो। कहां से कैसी प्रॉब्लम है,
चाइना की क्या सिचुएशन है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, और तिब्बत का इशू क्या है, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था उस टाइम पे, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या क्या चेंजेस आए थे, ये सब सवालों का आप मुझे जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी एक भूमिका पता होना। आपको ये पता है केएमटी क्या है, आपको ये पता है सीपीसी क्या है, आपको ये पता है माओ कौन थे। अब 1962 की जब लड़ाई में जब उतरोगे ना, तो तुम्हें ये जान के नहीं हैरानी होगी कि एग्रीमेंट के बावजूद भी क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल मतलब चाइना फॉलो ही नहीं कर रहा था, आंख बंद करके तो कुछ भी नहीं होता है ना, लीगल कोई तो उसने एस्पेक्ट उठाया होगा ना। चाइना आखिरकार अगर अपना ये वाला एरिया अपना कह रहा है तो उसकी वजह क्या है, या चाइना यहां का अरुणाचल का एरिया ऐसा ही है तो उसने यहां का एरिया उसने क्यों नहीं अपना मान लिया, कोई तो वजह होगी ना ऐसी। तो ये सब वजहें जो हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं आंख बंद करके फॉलो कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे मैप्स के ऊपर इन्हीं सब चीज़ों को, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैप। तो आपका जो ये चौथा सेशन हो गया, 5वें सेशन में होगा मैप, 6ठे सेशन में आ जाएगी आपकी वॉर, 7वें सेशन में आएगा आफ्टर मैथ्स और वॉर, मतलब कि वॉर के बाद में क्या क्या आलम रहा था, और 8वें सेशन में आ जाएगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये 8 सेशन उठा के अगर आप देख लेते हो तो आपको आई थिंक इंडिया चाइना के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। दैट्स वाई मैं आपके 20 से 30 मिनट के बीच के ही बस मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप आराम से इनको देख लो और डेली का डेली देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।